आप सभी को नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2017 के 19 जून 2018 के सेकंड शिफ्ट के पेपर में आए हुए मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस शिफ्ट में कुल मैथ के 20 प्रश्न आए थे, जिसमें टॉप 10 प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बचे हुए 10 प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी पेपर हुए हैं उनकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाके आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं 19 जून 2018 के सेकंड शिफ्ट का प्रथम प्रश्न। प्रथम प्रश्न है कि x अनुपात यदि x अनुपात 16 समानुपात 63:36 है तो x का आपको मान निकालना है, कितना होगा। तो यहां पर क्या है, दो अनुपात आपको बराबर दे रखे हैं और जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उनके मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। हमेशा जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उनके मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम कर रहे हैं, यानी कि इसका और इसका जो गुणा होगा x और 36 का जो गुणा होगा वो बराबर होगा 16 गुणा 63 के। तो अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो 9 7 63 और 9 चौके 36 और 4 से डिवाइड करूं तो 4 चौके 16। तो x बराबर आ जाएगा 4 सत्ते 28। तो जो x का मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 28 निकल के आ जाएगा। ये अनुपात समानुपात का एक सिंपल प्रश्न था। तो प्रश्न नंबर 1 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 28। अच्छे समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि इरिन ने मास्क की बिक्री यानी कि इरिन ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की, 308 रुपए में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। इरिन ने मास्क की बिक्री है वो 308 रुपए में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। तो जब भी ये प्रॉफिट लॉस का प्रश्न है, जब भी एक वस्तु को दो अलग अलग कीमतों पर बेचा जाए और एक विक्रय मूल्य आपको दे रखा हो और दूसरा विक्रय मूल्य पूछा जाए, तो इस टाइप के प्रश्नों को हमेशा हमेशा आप क्या करोगे कि सीपी को 100 मान के करोगे। मैंने मान लिया कि जो मास्क है उसकी क्रय मूल्य या जो वस्तु है उसकी क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए है। उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है। और अगर आप 100 रुपए की वस्तु को 12% हानि पर बेचोगे, या हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य परसेंटेज में ही 100 होता है, तो 100 रुपए की वस्तु को 12% हानि पर बेचोगे तो कितने में बेची जाएगी, 88 में, क्योंकि 100 का 12% 12 होगा। तो 100 से 12 घटाओगे 88 रुपए में बेची जाएगी। और इसी वस्तु को यदि आप है 10% के लाभ पर बेचना चाहते हो तो 100 का 10% क्या होगा, 10 होगा, और इसमें 10 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 110। ये हमारा पहले वाला हानि वाला विक्रय मूल्य है और ये लाभ वाला है। और जो विक्रय मूल्य हमें प्रश्न में दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, वो दे रखा है हानि वाला। तो यहाँ जो रेशियो में देखा जाए तो 88 है और रियल में देखा जाए तो कितना है, 308 रुपए। तो 88 के बराबर 308 रखेंगे, 11 से आप डिवाइड कर दो, 11 अट्ठे 88 और 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88। 4 से डिवाइड करोगे ये 2 और 4 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7। और फिर 2 से ये डिवाइड करोगे तो एक इकाई की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 7 का आधा 3.5 रुपए। कितना आ जाएगा, 3.5 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 3.5 रुपए होगी और आपसे है
10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा वो पूछा है। तो वो कितने यूनिट है 110, और एक यूनिट की वैल्यू है 3.5 रुपए। तो 110 में 3.5 का गुणा करेंगे, दशमलव से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और आप गुणा करोगे तो 35 एकम 35, और 35 एकम 35, और 3 हासिल 38 हो जाएगा। तो उसे 10% का है लाभ प्राप्त करने के लिए मास्क को 385 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 385 रुपए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कलम के एक सेट के अंकित मूल्य पर, एक कलम है का सेट है जिसके अंकित मूल्य पर है 15% की छूट प्राप्त करने पर, 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1751 रुपए की कीमत चुकानी पड़ी। कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था? एक कलम का सेट खरीदा और ग्राहक को क्या है 15% की छूट मिली, उसके बाद भी उसे कितने रुपए देने पड़े 1751। तो ये वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, यानी कलम के सेट का अंकित मूल्य पूछा है। तो छूट जो हमें प्राप्त हुई है वो कितने की प्राप्त हुई है 15% की। तो छूट का मतलब होता है किसी वस्तु में कमी। अब 15% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 100 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो ये 5 या 15, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो 3/20 बन जाएगा, सॉरी 3/20। और जब भी छूट परसेंट का फ्रैक्शन बनाते हैं तो हर में हमेशा हमेशा अंकित मूल्य होगा और अंश में छूट होगी। अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 20 रुपए अंकित वस्तु पर 20 रुपए अंकित किया है, और कितने रुपए की छूट दी है 3 रुपए की छूट दी है। 20 रुपए की वस्तु 3 रुपए छूट से बेची है। तो जब 3 रुपए छूट से बेची जाएगी तो कितने में बेची जाएगी 17 में। लेकिन प्रश्न में जो वस्तु की है सेलिंग प्राइस एसपी जो दे रखा है वो 1751 रुपए दे रखा है। तो इसके बराबर हम रख सकते हैं 17 के। एक इकाई का जो वास्तविक मान होगा 17 एकम 17, 5 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, जीरो लगा लेंगे, 17 तिया 51, तो 103 रुपए होगा। हमसे पूछा क्या गया है वस्तु का अंकित मूल्य, और वस्तु का अंकित मूल्य एमपी क्या है वो है 20 इकाई, और एक इकाई का मान 103 रुपए है। तो 103 दूनी कितना होगा 206, एक जीरो और लगा देंगे तो वस्तु का जो अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा वो 2060 रुपए आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर है 3 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो वस्तु है उसका अंकित मूल्य है, कलम के सेट का जो अंकित मूल्य है वो 2060 रुपए होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 4 है 5 विद्यार्थियों द्वारा, औसत का प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है। उन 2 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है? यानी 5 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है 55। 5 विद्यार्थियों का औसत 55 है और शीर्ष 3 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 65 है। तो उसने ये पूछा है कि बचे हुए 2 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा, जो औसत आपका है अंक है वो क्या होंगे। उसने कहा कि 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है वो 55 है, और उक्त 5 विद्यार्थियों में शीर्ष 3 विद्यार्थियों के औसत अंक क्या है 65 है। तो बचे हुए 2 के औसत अंक आपको बताने हैं। तो आपको पता होगा कि औसत अगर दिया हो और संख्याओं की संख्या दी हो तो औसत में हम संख्या का गुणा करके है
हम योग निकाल लेते हैं। तो 5 विद्यार्थियों का औसत अंक है वो है 55 है, तो हम गुणा करेंगे 5 25, 25 और 2 27। इसका मतलब उन सभी पांचों के अंकों का योग क्या होगा? 275। अगर मैं यहाँ योग निकालूं 3 विद्यार्थियों का तो कितना हो जाएगा? 5 या 15, 195 हो जाएगा। तो 5 विद्यार्थियों के जो अंकों का योग है 275 है, 3 का योग है 195 है। तो अगर 5 के योग से 3 का योग जो घटाएंगे तो जो योग निकल के आएगा 2 का, वो निकल के आएगा कितना? 80। तो ये जो 80 आया वो क्या आया? 2 विद्यार्थियों के अंकों का योग जो बचे हुए थे। और जब हमें संख्याओं का योग पता हो और औसत हमें निकालना हो तो भाग दे देंगे। 80 में है 2 का भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 40, क्योंकि 2 ही विद्यार्थी तो हैं और दोनों का योग कितना है? 80। और जब हमें संख्याओं का योग पता है, संख्याओं की संख्या पता है, तो औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो बचे हुए 2 विद्यार्थियों के औसत अंक होंगे वो कितने होंगे? 40 होंगे। तो प्रश्न नंबर 4 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 5 है, सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4 होने पर केवल नितिन ने कितने महीनों तक निवेश किया होगा? तो उसने ये कहा है कि नितिन ने अकेले कितने महीने तक अपने रुपए लगाए, और उन्होंने सुहास और नितिन ने किस अनुपात में अपना धन लगाया है? 8:3 में। तो ये साझेदारी का प्रश्न है। और जब भी 2 या 3 व्यक्ति है व्यापार करते हैं तो जो उनके बीच लाभ अनुपात, जो लाभ बांटा जाता है, उसका जो अनुपात होता है वो किसने कितने रुपए लगाए और कितने समय तक लगाए, मतलब लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। किसने कितने रुपए लगाए और कितने समय तक लगाए, उसी का गुणनफल लाभ होता है। तो मैंने मान लिया कि सुहास ने अपने रुपए x महीने तक लगाए हैं, तो उसने 8 रुपए अपने x महीने तक लगाए, ये सुहास का लाभ हो जाएगा। हम लाभ का रेशियो निकाल ले रहे हैं। और नितिन ने कितने? पूरे 12 महीने, 1 साल तक व्यापार चला है, 12 महीने तक अपने 3 रुपए लगाए हैं, तो ये नितिन का लाभ हो जाएगा। 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2x अनुपात 3 9, ये लाभ का दोनों का अनुपात हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में जो लाभ का अनुपात दे रखा है वो 5:4 दे रखा है। ये भी इन दोनों के लाभ का अनुपात है, ये है प्रश्न में दे रखा है। और जब 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इधर गुणा होगा, सॉरी, 4 दूनी 8x और 9 पंजे 45, यानी कि x बट्टे हम 8 का इसमें भाग दे देंगे, तो या फिर मान दो 45/8 माह। सुहास ने 45/8 महीने तक रुपए अपने लगाए हैं। लेकिन उसने पूछा है कि नितिन ने कितने समय तक लगाए हैं अकेले। देखो 12 महीने तक व्यापार चला है, सुहास ने इतने महीने तक लगाए हैं, तो इतने महीने तक नितिन तो साथ रहा होगा। अब इसके बाद जो आपका टाइम बचेगा उसमें नितिन ने अपने रुपए अकेले लगाए, केवल नितिन ने रुपए लगाए हैं, तो हम 12 महीने से इस टाइम को घटा देंगे तो वो टाइम निकल के आ जाएगा। तो 12 से हम ये घटाएंगे, 12×8 96, 12×8 96, और अगर 96 से आप 45 घटाओगे तो कितना बचेगा? 51/8, और 51 में भाग देंगे 8 का, तो 8 छिक्के 48, 3 बचेगा, 3/8। यानी इसका मतलब ये है कि नितिन ने अकेले अपने रुपए कितने महीने तक लगाए हैं? 6 सही 3/8 महीने तक। कितने महीने तक लगाए हैं? 6 सही 3/8 महीने तक उसने अपने रुपए हैं अकेले लगाए हैं। तो प्रश्न नंबर है 5 का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 6 सही 3/8 महीने। प्रश्न नंबर 5 का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6, रसीद। प्रश्न नंबर 6 है कि रसीद
किसी कार्य को अकेले 15 दिनों, ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक को उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दोनों को उक्त काम को पूरा करने में कितने दिन लग सकते हैं। देखो, रसीद अगर देखा जाए तो रसीद एक कार्य को अकेले 15 दिन में करता है और कौशिक उसी कार्य को है अकेले 21 दिनों में करता है। कौशिक उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 21 में। अगर दोनों एक साथ कार्य को करें तो कितने समय में कर देंगे? टाइम एंड वर्क का बेसिक प्रश्न और सबसे ज्यादा आने वाला प्रश्न है ये, और सबसे आसान प्रश्न है ये टाइम एंड वर्क का। अब कार्य है तो हम कार्य टाइम एंड वर्क में क्या मानते हैं? दिए हुए समय का लासा। कोई तो कार्य होगा जिसे ये 15 दिन में अकेले कर देता है, ये 21 दिन में, और वो कॉमन कार्य होगा और वो सबसे अच्छा है लासा। तो अगर मैं इसका है लासा लूंगा तो लासा कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 105, यानी कि 21 और 15 का लासा 105 हो जाएगा। इसका मतलब कार्य 105 है। रसीद अगर कार्य करे तो वो अकेले 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 15 सत्ते 105। और कौशिक कार्य करे, यदि है कौशिक कार्य करे तो 21 दिनों में कर लेता है, और 21 पंजे 105, ये एक दिन में 5 कार्य करेगा ये। और रसीद एक दिन में कितना कार्य करेगा? 7 कार्य। अब उसने कहा कि दोनों मिल जाए तो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? कार्य कितना है? 105, और दोनों मिल जाए 7 और 5 कितना हो जाएगा? एक दिन में 12 कार्य करेंगे। तो आप भाग दे दोगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तरह का 9, 3 पंजे 15, और 3 से डिवाइड करेंगे 4, यानी कि ये आ जाएगा। फिर 4 का भाग 35 में दे दो, 4 अट्ठे 32 और 3 बच जाएगा। तो 8 सही 3/4 दिन। अगर ये दोनों मिलके करते हैं तो कार्य 8 सही 3/4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टाइम एंड वर्क का ये सबसे सिंपल प्रश्न है। जब भी हमें 2 या 3 व्यक्तियों का समय दे रखा हो तो हम उस जो कार्य मानते हैं उनके दिए हुए समय का लासा। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 है, तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो गया, परंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से तट की ओर यात्रा कर सकता था। तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने हेतु 6 मिनट लगेगा। जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए? प्रश्न ये है कि एक जहाज समुद्र में है, यहां मैंने ले लिया ये जहाज है और ये समुद्र में है, और इसमें क्या है? एक छेद हो गया, और ये समुद्र के किनारे से है, वो कितना दूर है? वो है 15 किलोमीटर। समुद्र के किनारे से वो 15 किलोमीटर दूर है। अब यहां से एक बचाव नाव जाएगी किनारे से क्या है? एक बचाव नाव जाएगी, और जो जहाज की चाल है वो कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति 10। जहाज की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जहाज इस तरफ आएगा, तट की तरफ है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और नाव की चाल हमें नहीं पता है कि जो बचाव नाव भेजी गई है तट की तरफ से इस तरफ से, तो उसकी चाल नहीं पता है, तो हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल जो हमने मान ली वो x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। ठीक है, अब जहाज के पास केवल और केवल कितने मिनट हैं? 18 मिनट। और 18 मिनट में है अगर वो आपका है वहां नाव पहुंच जाती है और यात्रियों को है
नाव में यात्री बैठ जाते हैं तो बच जाएंगे। अगर 18 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा होता है तो जहाज पानी में डूब जाएगा। अब नाव जो तट से जा रही है उसे जहाज तक पहुंचकर और यात्रियों को नाव में बैठने जहाज के पास पहुंचेगी और फिर जहाज में से यात्री नाव में बैठेंगे। इसमें जो टाइम लगता है वो कितने मिनट लगते हैं? 6 मिनट। 6 मिनट में जहाज से यात्री है नाव में बैठ पाते हैं। तो इसका मतलब ये है अब जो शेष समय बचा वो शेष समय क्या होगा? 18 - 6, इसका मतलब 12 मिनट। और 12 मिनट में है ये जहाज और नाव को दोनों क्या है? एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। 12 मिनट में इस जहाज और नाव को मिलकर अपनी औसत चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब जब दो व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे की तरफ चल रहे हों तो वो अपनी बीच की दूरी है औसत चाल से तय करते हैं, यानी उनकी चाल जुड़ जाती है। और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो समय यहां कितना दे रखा है? 12 मिनट, ठीक है। और दूरी कितनी दे रखी है? वो 15 किलोमीटर है। दूरी कितनी दे रखी है? 15, सॉरी यहां 12 बराबर। और चाल क्या होगी? दोनों नाव और जहाज एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं मतलब जुड़ जाएगी। तो जहाज की चाल 10 और नाव की चाल x। यहां ये समय मिनट में है तो इसे घंटे में चेंज करेंगे, 60 का भाग देंगे, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 का इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो 10 + x बराबर 15 × 75। तो x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये है कि जो नाव की चाल है वो कितनी है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो जहाज में बैठे हुए सभी यात्रियों को बचा लेगी। समझ में आया कि नहीं? तो प्रश्न नंबर है 7 का जो उत्तर होगा वो होगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि एक समबाहु त्रिकोण के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिकोण के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज, उसके क्या है? जो भुजा है वो 21 सेंटीमीटर है और उसके परिवृत्त का है क्षेत्रफल पूछा है। जैसे अगर मैं चित्र बनाना चाहूं तो ऐसे बन जाएगा, ये त्रिभुज हुआ और ये त्रिभुज हुआ, इसकी भुजा कितनी है? 21 सेंटीमीटर है, सॉरी इसकी भुजा है वो 21 सेंटीमीटर है और इसके ऐसे ये ऐसे बन जाएगा। इस वृत्त का, ये जो वृत्त बना है इसका एरिया बताना है। तो पहले तो इस वृत्त की है त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए, रेडियस, और किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/√3 होता है। a यहां समबाहु त्रिभुज की भुजा है तो आप त्रिज्या निकाल लो तो r यानी रेडियस हो जाएगी। यहां एक त्रिज्या, वो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 21 रखेंगे, √3। इसका मतलब जो परिवृत्त है समबाहु त्रिभुज के बाहर ये वृत्त बना हुआ है, इसकी रेडियस 21/√3 हो जाएगी। अब इसका हमें क्षेत्रफल बताना है तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब आप वैल्यू रख दो, पाई का मान 22/7 होगा और त्रिज्या 21/√3 है, तो 21/√3 गुणा 21/√3, क्योंकि r² है 2 बार गुणा, तो 7 से ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा और √3 कितना हो जाएगा? 3। तो √3 3 हो जाएगा, इस 3 से कट जाएगा। तो अब आप है 21 और है 22 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 462 वर्ग सेंटीमीटर।
कितना निकल के आ जाएगा, 462 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। 21 आपका है दूनी 42, हासिल 2 हासिल 4 और 21 दूनी 42 और 4 46। तो जो समत्रिभुज के बाहर वृत्त बना है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 462 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो प्रश्न नंबर 8 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर 9 है जुबिन और प्रवीण क्रमशः, ये भी टाइम एंड वर्क का है लेकिन ये बारी बारी का प्रश्न है कि जब दो व्यक्ति किसी कार्य को बारी बारी से करें। जुबिन और प्रवीण क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुबिन ने से शुरू करते हुए वे काम को पूरा होने तक वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम करते हैं। अंत में काम करने वाले को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय हेतु काम करने की अनुमति प्राप्त है। दोनों को कम काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? दोनों अगर बारी, सीधा सीधा इस प्रश्न का मतलब है कि 1-1 मिनट से वैकल्पिक रूप से करते हैं, इसका मतलब बारी बारी से कार्य को करते हैं, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? तो जुबिन अकेला करे तो जो 36 मिनट में कर देता है और प्रवीण करे, देखो जुबिन अगर कार्य को करे तो ये कर देता है 36 मिनट और प्रवीण करे तो प्रवीण आपका करता है वो 60 मिनट में अकेला कार्य कर देता है। तो एक ही कार्य को कर रहे हैं तो वो कार्य क्या होगा, इन दोनों का लासा। तो हम इन दोनों का लासा लेंगे तो वो लासा हो जाएगा 36 और 60 का 180। हमेशा जो कार्य मानते हैं वो दो व्यक्ति हो या 3 व्यक्ति है कार्य कर रहे हो, उनका समय दे रखा हो, उनका लासा 180 कार्य है। 180 कार्य है, इस कार्य को है जुबिन है 36 मिनट में कर देता है तो 1 मिनट में कितना कार्य करेगा? 180 में 36 का भाग देंगे, 5 बार चला जाएगा। 180 कार्य ये 60 मिनट में करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा? 3। अब ये बारी बारी से कार्य को करते हैं। पहले है जुबिन करता है, किसने शुरुआत की है? जुबिन ने, और फिर प्रवीण करता है। तो ये बताना पहले मिनट जब जुबिन करेगा 5 कार्य करेगा, दूसरे मिनट प्रवीण कार्य करेगा तो 3 कार्य करेगा, 8 कार्य हो जाएगा। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये जो कार्य हो गया, ये जो कार्य हुआ वो कितने मिनट का हुआ? 2 मिनट का। ये जो कार्य हुआ वो कितने मिनट का हुआ? 2 मिनट का। 2 मिनट में, पहले मिनट क्योंकि अलग अलग हम 2 ही मिनट का निकाल सकते हैं। पहले मिनट है इसने 5 किया, इसने 3 किया, फिर यही क्रम चलेगा कि जुबिन करेगा 5 वो 3 करेगा, फिर जुबिन 5 करेगा 3 करेगा, यानी ये 2 मिनट का साइकिल बन जाएगा और आप 2 मिनट का ही कार्य निकाल सकते हो। तो 2 मिनट में है ये कितना कार्य हुआ? 8। अब 2-2 मिनट के साइकिल से कार्य हो रहा है तो 180 में आप 8 का भाग दोगे, कितने साइकिल बन जाएंगे पहले ये पता करो। 8 दूनी 16, कितना बच जाएगा? 2 और 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, इसका मतलब अब नहीं जाएगा, कंप्लीट 22 साइकिल बन जाएंगे। और 22 साइकिल में ही कितना कार्य हो जाएगा? एक साइकिल में 8 कार्य हो रहा है, 176 कार्य हो जाएगा। और इस 22 आपका साइकिल को है कितने मिनट में पूरा किया जा सकेगा? एक साइकिल 2 मिनट में है तो कितने मिनट में? 44 मिनट में। 22 और 2 का गुणा कर लेंगे, 44 मिनट में 176 कार्य हो गया। अब आप ये बताना कि शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य बचा वो 180 कार्य था, 176 हो गया, कितना बचा? 4 कार्य। 4 कार्य बचा और अब कंप्लीट साइकिल होने के बाद जिसने कार्य की शुरुआत की है उसी का नंबर आएगा। तो किसका नंबर आएगा? जुबिन का। और इस 4 कार्य को है जुबिन कितने समय में कर देगा? 4 में हम 5 का भाग दे देंगे इतने मिनट में, 4/5। 4 कार्य है और ये 1 मिनट में 5 कार्य करता है तो ये तो 1 मिनट से कम में कर देगा। और प्रश्न में भी यही कंडीशन है कि लास्ट वाला 1 से कम मिनट में है कार्य, 1 से कम मिनट समय लेता है, यानी 4/5 मिनट हो गया। अगर इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 का गुणा कर देंगे, 12 चौके 48 सेकंड। तो इसका मतलब 44 मिनट ये और 48 सेकंड ये, तो कुल मिला के है 44 मिनट
और 48 सेकंड में कार्य समाप्त हो जाएगा। कुल मिला के है 44 मिनट 48 सेकंड में कार्य समाप्त हो जाएगा अगर ये बारी बारी से करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। बाकी बचे हुए 10 प्रश्न हैं वो अगली वीडियो में हम करेंगे। ये इस सेट के टॉप 10 प्रश्न थे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है गोविंदा सामान्यतः है गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है। गोविंदा एक व्यक्ति है जो अपने घर से कार्यालय के लिए जाता है और रोजाना एक फिक्स उसकी है स्पीड है, उस स्पीड से है जाता है करता है। एक दिन वह सामान्यतः रोजाना की गति से एक दिन वह है सामान्य गति के 4/5 गति से यात्रा करता है और 22.5 मिनट की देरी से है पहुंचता है। सामान्यतः गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। अगर वो एक जो निश्चित उसकी रेगुलर स्पीड थी उससे जाता तो उसे कितना समय लगता है रोजाना, वो आपको बताना है। तो एक व्यक्ति है जो रोजाना अपनी निश्चित चाल से है अपने घर से कार्यालय जाता है। एक दिन उसने अपनी जो निश्चित चाल है सामान्य चाल है, सामान्य गति है, सामान्य गति, चलो मैं नीचे लिख दे रहा हूं इसका, सामान्य गति का है उसने कितना चाल कर लिया 4/5। और ध्यान रखना जिसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन बताई जाती है हर में उसी का मान होता है सामान्य, यानी कि रेगुलर स्पीड का है 4/5 बोला है, इसका मतलब उसकी सामान्य चाल 5 है और अंश जिसके बारे में बता रहे हो उसके बारे में बताता है, जिसकी भी वैल्यू के बारे में बात हो रही हो। तो सामान्य गति उसकी है 5 है और वो किस चाल से गया है 4 से, रोजाना है इस चाल 5 इकाई चाल से है वो कार्यालय जाता था और एक दिन किस चाल से गया वो 4 चाल से गया। अब चाल समय दूरी के प्रश्न में ध्यान रखना हमेशा 3 वैल्यू होती है, चाल समय दूरी। अगर इस प्रश्न में देखा जाए तो आप ये बताओ कि बराबर क्या है, चाल है बराबर है क्या समय है कि दूरी बराबर है। तो इस प्रश्न में जो बराबर है वो दूरी बराबर है, क्योंकि रोजाना वो अपने घर से ही कार्यालय तो जा रहा है, फिक्स वही दूरी तो बार बार है, सामान्य गति से भी वही दूरी जा रहा था और घटी हुई जो नई चाल है उस चाल से भी है वही दूरी जा रहा है। तो यहाँ क्या है कि दो अलग अलग चाल से एक व्यक्ति है समान दूरी को तय कर रहा है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु, ध्यान रखना ये कंडीशन है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान दूरी तय करता है, दो अलग अलग चाल से समान दूरी तय करता है तो उसके चाल और समय का जो अनुपात है वो उल्टा होता है आपस में। तो जो समय का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 4:5। 4 और समय का जो रेशियो होगा वो उल्टा होगा, यानी कि सामान्य चाल से जाता था तब उसे है 4 घंटे लगते थे, 4 इकाई घंटे, और घटी जो नई चाल से जा रहा है तो उसे 5 इकाई लग रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ कितना समय ज्यादा लग रहा है 1 इकाई, यानी कि 1 इकाई ज्यादा लग रहा है तो इतना लेट हो रहा है। लेकिन प्रश्न में कितना है 22.5 मिनट, 22.5 मिनट। तो 1 इकाई का मान 22.5 मिनट होगा तो 4 इकाई का मान कितना होगा, सामान्य समय यही तो है। तो 22.5 का है 4 में गुणा करेंगे 22, 22.5 दूनी 45 और भी 4 बार गुणा करेंगे 90 हो जाएगा, मतलब 90 मिनट। तो उसका जो है सामान्य समय होगा वो कितना होगा घर से और कार्यालय पहुंचने का 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब है कि 1 घंटा है 30 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1 घंटा है 30 मिनट। जो उसका सामान्य समय था रोजाना कार्यालय पहुंचने का वो था 1 घंटा 30 मिनट। समझ आया होगा। तो प्रश्न नंबर 10 का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है।
अच्छे से ये प्रश्न 10 समझ में आए होंगे और ये इस शिफ्ट के 10 टॉप 10 प्रश्न हैं, यानी कि सब अच्छे प्रश्न हैं 20 में से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।